नमस्कार विद्यार्थियों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाल विकास पर। पिछली वीडियो की तरह इस बार भी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए नया टॉपिक इटली का एकीकरण। लास्ट टॉपिक में पढ़ा था जर्मनी का एकीकरण। उस टॉपिक में हमने बार बार नाम सुना था सार्डिनिया का। तो मैंने आपको उस टाइम कहा भी था कि अगली वीडियो में बताऊँगा कि सार्डिनिया क्या था, कि व्यक्ति है कि राज्य है या कुछ और है। और आप बता दूं मैं आज अपना ये लेसन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इस लेसन के पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लें। प्रत्येक वीडियो पर आपको पार्ट लिखा मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक इटली का एकीकरण। बात यह है कि इटली के एकीकरण में भी कुछ बाधाएँ थी, कुछ कठिनाइयाँ थी, समस्याएँ थी। तो समस्याएं क्या थी? तो यहाँ करते हैं बात यहाँ के लोम्बार्डी और वेनेशिया जो राज्य हैं, ये सीधे तौर पर अपना राज कार्य खुद ही किया करते थे। और वहीं बात करें यहाँ के मेडोना और टस्कनी की, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था। नंबर 2 आती है बात पोप बोलते ईसाई धर्म के धर्म गुरुओं को, जिनका कब्जा था यहाँ की राजधानी रोम पर। और रोम पर ये अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि और पोप की सहायता कर रहे थे फ्रांस कंट्री हर प्रकार से पोप को अपनी हेल्प या अपनी सहायता प्रदान कर रही थी। नंबर 3 बात करते हैं यहाँ पर बड़े बड़े राज्यों की बात करें। यहाँ के 3 प्रमुख राज्य थे तो यहाँ के बड़े राज्यों में शामिल थे, जिसमें सार्डिनिया भी एक था। और तीनों ही राज्य चाहते थे कि उनकी शासन प्रणाली को पूरे देश में अपनाया जाए। नंबर 4 है कुलीन वर्ग का डर। और जो यहाँ का अमीर वर्ग था उसको हमेशा ही डर लगता था कि उनके हितों पर या उनके कार्यों पर कोई आंच नहीं आए। हम जानते हैं कि पहले यहाँ नेपोलियन ने भी कब्जा किया था। आप जानते हैं कि नेपोलियन को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहते हैं। नेपोलियन को इटली के एकीकरण का जनक कहा गया है। एकीकरण का जनक कहा गया है क्योंकि इसी के समय या नेपोलियन ने ही सबसे पहले इस राज्य को एक करने के बारे में सोचा था। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो राष्ट्रीय जागृति का अभाव। यहाँ पर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में किसी भी प्रकार से अपने देश के लिए मतलब यहाँ किसी भी राज्य में ये विचारधारा नहीं थी कि हमें एक देश का निर्माण करना है। सभी राज्य अपने अपने राज्य की भलाई के बारे में ही सोच रहे थे। इसलिए बात यहाँ होती है कि इनमें राष्ट्रीय जागृति का अभाव था। नंबर 6 एक समान विचारधारा। और यहाँ के लोगों की, यहाँ की सरकारों की और यहाँ के राज्यों की किसी की भी विचारधारा एक समान नहीं थी। सभी राज्य अलग अलग विचारधाराओं में सोच रहे थे। तो ये थे कुछ कारण। साउथ गेट जैसे विद्वान ने भी कहा है, अगर नेपोलियन नहीं आता तो शायद कभी भी इटली एक नहीं हो पाता। तो ये भी कुछ कारण थे। चलिए करते हैं बात, जल्दी से आप विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, बढ़े आगे। तो यहाँ पर कुछ संगठन हैं, कुछ कार्यालय हैं, उनके करते हैं बात। तो यहाँ के प्रमुख संगठन, नंबर 1 आती है बात कार्बोनरी स्थापित कब हुआ? 1810 में। 1810 में यह संघ स्थापित हुआ था। अब आती है बात, देखो ये सब क्या है? क्रांतिकारी संगठन है। और आपने इतने सीरियल देखे हैं, धारावाहिक देखे हैं, आप जानते हो कि क्रांतिकारी संगठनों का काम क्या होते हैं? एक तो लोगों में जागृति पैदा करना, कि लोग जागृत हो जाएं। तो इस संगठन के भी कुछ उद्देश्य थे। इनके क्या थे? कुछ उद्देश्य थे। नंबर 1 विदेशियों को निकालो। क्या था? विदेशियों को निकालो। मतलब ये चाहते थे कि सार्डिनिया के अंदर और पूरे इटली के अंदर जितने भी बाहरी कंट्री है, ऑस्ट्रिया वाले, फ्रांस वाले, वो इसे छोड़कर चले जाएं। नंबर 2 आज़ादी। मतलब ये इटली की आज़ादी भी चाहते थे। वहीं बात करें नंबर 2 की, नंबर 2 था यंग इटली। कौन सा? यंग इटली। इस यंग इटली के बारे में आपको बता दूं मैं कि यंग इटली के बारे में बहुत सारे सवाल या प्रश्न अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं।
बहुत सारे एग्जाम पूछे गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की, इसका संबंध किस देश के साथ है, तो बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलने वाला है। इसकी स्थापना की थी 1831 में मेजनी ने। मेजनी एक व्यक्ति है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये चाहता था कि इटली के लोगों में जागृति हो, इटली के लोग एक हो जाएं। इटली के लोगों में इनका देखो नाम से ध्यान पड़ रहा है यंग इटली, मतलब यहाँ ये जवान या युवा लोगों पर अपना जोर दे रहे थे। तो इन्होंने 3 दिए नारे, इनके 3 थे नारे, इन्होंने 3 नारे दिए थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 नारे। और आप सोचिए क्या नारा होगा। पहला, परमात्मा में विश्वास। परमात्मा में विश्वास मतलब कुछ भी हो जाए अपना विश्वास है वो ईश्वर में, भगवान में रखो। भगवान में अगर आपका विश्वास है तो आपका असफल कार्य भी सफल हो जाएगा। नंबर 2, देश के लिए एक हो जाओ। मतलब चाहते थे जितने भी युवा हैं, चाहे बूढ़े हैं, कुछ भी हो, भाइयों देश के लिए एक हो जाओ। इसके जो कहा था भाइयों देश के लिए एक हो जाओ। और तीसरा था इटली को मुक्त कराओ। इटली को मुक्त कराओ। इन 3 नारों के माध्यम से मेजनी ने इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बात करें तो मेजनी को क्रांति का अग्रदूत कहा है। क्रांति का अग्रदूत। ये बहुत बड़े विद्वान भी थे और इन्होंने इटली को एक करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए। नंबर 3 बात करते हैं कैमिलो की। कैमिलो एक व्यक्ति था, काउंटी कैमिलो, इसे केबूर भी कहा गया है। कैमिलो या केवूर एक ही व्यक्ति है, इसे आप अलग अलग मत समझिए। आपको बता दूं मैं, उस ज़माने में जो था एक कंट्री थी सार्डिनिया, उसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था। तो सार्डिनिया के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी कि इन्होंने अपने राज्य में अपने देश को एक करने के लिए सोचा, और उनकी सोच को गति देने वाला व्यक्ति था काउंटी कैमिलो केबूर। इसको इन्होंने क्या किया, पहले से बनाया वित्त मंत्री और बाद में से प्रधानमंत्री भी विक्टर के द्वारा ही बनाया गया था। ये केबूर एक बार गया था इंग्लैंड। कहाँ गया था? इंग्लैंड। इंग्लैंड जाकर वहाँ की संसदीय प्रणाली का अध्ययन किया था। इंग्लैंड जाकर संसदीय प्रणाली का अध्ययन किया। किसने? केबूर ने। और उन्होंने चाहा था कि यही प्रणाली है वह सार्डिनिया या इटली में लागू होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं इन्होंने और क्या कहता। इनका मानना था, इनकी 3 बातें थी जिनको वो मानते थे। पहला कि सार्डिनिया ही इटली को एक कर सकता है। सार्डिनिया ही इटली को एक कर सकता है। मतलब चाहते थे या मानते थे इटली का कोई भी अन्य राज्य है वो ये बड़ा काम नहीं कर सकता, सिर्फ सार्डिनिया ही है जो ऐसा काम कर सकता है इटली को एक करने वाला। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा बनाना होगा। इनका ये भी मानना था जब तक ये इटली के एकीकरण वाला मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आएगा तब तक इटली का एक होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मानते तो आप खुद सोचिए कि जब तक कोई मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो तब तक उस मुद्दे पर किसी अन्य कंट्री का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मानना था कि इस मुद्दे क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लाना है और उसके द्वारा ही हो सकता है। और उसमें मानते ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक। ये भी इसने बहुत बड़ी बात बोली थी कि इटली को एक कराना अकेला सार्डिनिया नहीं कर सकता। क्यों? सार्डिनिया एक बहुत ही छोटा सा देश था। इटली को एक करवाना है तो हमें दूसरे देशों की सहायता भी लेनी होगी। तो ये इनकी विचारधाराएं थी काउंटी कैमिलो की।
जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए या आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं एकीकरण के चरण। एकीकरण के चरण कि एकीकरण कितने भागों में हुआ था। पहला भाग, देखिए चरण में बताया कि इसके कितने पार्ट हैं, उस हिसाब से करते हैं बात। लोम्बार्डी की प्राप्ति, लोम्बार्डी की प्राप्ति। देखिए लोम्बार्डी की प्राप्ति की बात करें तो एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा? पेरिस सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? पेरिस सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था फ्रांस ने। अब देखिए आप कि इस सम्मेलन में बड़ी बड़ी कंट्रियां आई थी, सार्डिनिया को इसमें बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं था, परंतु आप जानते हैं कि फ्रांस का एक युद्ध हुआ था। कौन सा? फ्रांस के क्रीमिया युद्ध में सहायता की। फ्रांस की क्रीमिया युद्ध में सहायता की थी सार्डिनिया ने। इसलिए फ्रांस ने क्या किया, सार्डिनिया को भी इसमें बुला लिया कि सार्डिनिया भी यहाँ आए, अपनी बात रख सकता है। यहाँ पर सबसे पहली बार सार्डिनिया ने अपने इटली के एकीकरण पर जोर दिया था और कहा था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या बाधक बन रहा है और वह उसने इटली के छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर फ्रांस ने पहली बार इटली को धमकाया भी था कि ऑस्ट्रिया है वो बेवजह किसी अन्य देश की सीमाओं में दखल ना दे, और ऑस्ट्रिया वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। ऑस्ट्रिया कंट्री बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऑस्ट्रिया खुद नहीं आया है, वहाँ से कोई ना उसका प्रधानमंत्री है या कोई व्यक्ति आया है जो ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर आया था। उसके पश्चात देखें नेपोलियन थर्ड, ये नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, नेपोलियन थर्ड है, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का पोता है ये एक बार अपनी छुट्टियाँ मनाने कहाँ आया था? नेपोलियन छुट्टियाँ मनाने कहाँ आया था? प्लेम्बियर्स। कहाँ आया? प्लेम्बियर्स। प्लेम्बियर्स आया और यहाँ क्या हुआ? प्लेम्बियर्स में जब आया, आप ध्यान रखना ये प्लेम्बियर्स जो जगह हैं वो सार्डिनिया की बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? सार्डिनिया की सीमा पर है ये जगह। तो इस बात की जब जानकारी पहुंची किसके पास? केबूर के पास। तो केबूर यहाँ पहुंच गया, केबूर यहाँ पहुंच गया और उसने क्या किया? उसने नेपोलियन के साथ कुछ संधियाँ की। संधि में क्या था? नंबर एक बात कि विक्टर की पुत्री का विवाह, विक्टर की पुत्री का विवाह किससे होगा? नेपोलियन के पुत्र, नेपोलियन के पुत्र जेरोम से होगा, जेरोम से होगा। नंबर दो, लोम्बार्डी व वेनेसिया सार्डिनिया को मिलेंगे। उसको मिलेंगे, सार्डिनिया को मिलेंगे। फ्रांस 1,00,000 सैनिक, फ्रांस 1,00,000 सैनिक सहायता के लिए भेजेगा, सहायता के लिए भेजेगा। नंबर 5, फ्रांस को सेवाय व नीस के प्रदेश मिलेंगे। तो ये संधि हो चुकी थी सार्डिनिया व फ्रांस के नेपोलियन के बीच में। संधि के पश्चात नेपोलियन अपने वापस जाता है फ्रांस और पीछे से क्या है? मौका ढूंढता है सार्डिनिया। मौका पाकर क्या होता है? हमला कर देता है सार्डिनिया ऑस्ट्रिया पर और वादे के मुताबिक फ्रांस अपनी सहायता देने पहुंच जाता है। और आप जानते हैं इस युद्ध में लगभग सार्डिनिया जीत चुका था, परंतु फ्रांस ने अचानक क्या कर दिया? संधि की घोषणा कर दी और कह दिया कि हम संधि कर रहे हैं। 1859 में युद्ध हुआ और तभी क्या हुई थी? ज्यूरिख संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? ज्यूरिख संधि। इस संधि में क्या बात थी? वही बात थी कि लोम्बार्डी प्रदेश तो मिल गया सार्डिनिया को, परंतु सार्डिनिया को वेनेसिया का प्रदेश नहीं मिला। फ्रांस को वादे के मुताबिक नीस और सेवाय प्रदेश दिए जाएंगे। नेपोलियन के पुत्र का विवाह वहाँ के विक्टर की पुत्री से कर दिया गया
परंतु इन सब के बावजूद भी विक्टर केबूर को बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि केबूर के मुताबिक इसका परिणाम नहीं मिला। तो नंबर 2 पार्ट करते हैं। ये था इटली के एकीकरण का चरण नंबर 1। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण चरण नंबर 2 की। मध्य इटली का विलय। मध्य इटली का विलय। देखिए भाई, मध्य इटली के अंदर कुछ छोटे छोटे राज्य थे जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य शामिल थे, और इन सब राज्यों को भी एक करने की बात चल रही थी। तो यहाँ फिर से नेपोलियन की सहायता मांगी जाती है, और नेपोलियन कहता है क्यों ना इन प्रदेशों में वोटिंग करवा ली जाए। तो इसमें क्या होता है, वोटिंग होती है, और उसमें बहुत सारे राज्य हैं वो सार्डिनिया के पक्ष में वोट कर देते हैं, और कुछ एक प्रदेश हैं वो आज़ाद या ऑस्ट्रिया अथवा फ्रांस के पक्ष में वोट करते हैं। तो इस तरह मध्य इटली का विलय भी हो जाता है। विलय नंबर 3। अब देखिए 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण का विलय अभी किया जाएगा। तो आपको मैं सोचता हूँ कि इतना टॉपिक तो अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, वहीं करते हैं बात इसके तीसरे चरण की, नेपल्स व सिसिली का विलय और गैरिबाल्डी। आपको बता दूं मैं कि इतिहास में गैरिबाल्डी को इटली की तलवार भी कहा गया है। मतलब जिस प्रकार से तलवार रक्षा करती है उसी प्रकार से गैरिबाल्डी ने भी इटली की रक्षा की थी। चलिए बात करते हैं गैरिबाल्डी के जीवन के बारे में। जन्म हुआ था 1807 में नीस के प्रदेशों में, और शुरुआत से ही बचपन से ही इनकी रुचि पढ़ाई में नहीं थी। ये शुरुआत में ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। परंतु इसके बावजूद ये बहुत अधिक साहसी थे, और ये क्रांतिकारी दलों से जुड़ चुके थे। इन्होंने यंग इटली में अपना जुड़ाव रख दिया, मतलब ये उससे जुड़ गए, और यहाँ से यंग इटली के द्वारा जुड़ने के पश्चात इनके जीवन में क्रांतिकारी घटनाओं का संचार हुआ। परंतु हम देखें कि इटली में 9 सैनिक षड्यंत्र केस में जब इनका नाम आया, इन्हें पकड़ भी लिया गया, उनको फांसी की सजा हुई। तब ये वहाँ से भागकर निकल गए और पहुँच गए दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर इन्होंने छापा मार युद्ध प्रणाली सीखे। चलिए आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि भारतीय इतिहास में छापा मार युद्ध प्रणाली कौन से राजस्थान के शासक ने युद्ध लड़ा था? अर्थात यहाँ बात कर रहा हूँ मैं कि कौन से राजस्थानी शासक ने छापा मार युद्ध प्रणाली से युद्ध किया था। आप इसका कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ इन्होंने क्या किया, लाल कुर्ती दल की स्थापना भी की। ये एक दल था जिसमें 1000 स्वयं सेवक शामिल थे जो लाल रंग की ड्रेस पहना करते थे, और ये लोग इटली के लिए कार्य करते थे। इन्होंने क्या किया, इन 1000 लोगों की पार्टी ने हमला किया नेपल्स पर और सिसिली पर, और इन दोनों राज्यों को जीत लिया, और यहाँ से ये बढ़ चले विक्टर की ओर। रास्ते में इनकी मुलाकात हुई विक्टर से। विक्टर कौन है? सार्डिनिया के शासक हैं। और गैरिबाल्डी ने क्या किया, इन दोनों राज्यों को विक्टर को सौंप दिया। अर्थात ये मान रहे थे कि दो राज्य क्या हैं, विक्टर की अमानत हैं। क्यों? इनका मानना था कि सार्डिनिया के शासक विक्टर ही इटली को एक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके पश्चात ये एक निर्वासित जीवन जीते हैं, टापू पर अपना वहीं पर जीवन बिताते हैं। नंबर 4, वेनेशिया विलय। 1866 में एक बार फिर से सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है, और यहाँ युद्ध में क्या होता है, ऑस्ट्रिया की हार होती है और सार्डिनिया युद्ध में जीतकर वेनेशिया पर कब्जा कर लेता है। लास्ट और फाइनल टॉपिक, रोम का विलय। पाठ की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कि रोम पर अधिकार था पोप का, और पोप फ्रांस की सहायता से ही इतना उछल रहा था। आप जानते हैं, कल हम पढ़ चुके हैं कि पर्सा ने जब फ्रांस पर हमला किया उससे पहले उसने क्या किया, सार्डिनिया से दोस्ती कर ली थी और कहा था जब मैं हमला करूं फ्रांस पर उस समय तुम हमला करना रोम पर, क्योंकि फ्रांस दोनों जगहों पर एक साथ बढ़िया ढंग से युद्ध नहीं कर पाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम इसका ये होगा कि फ्रांस कोई ना कोई एक इलाका तो हार ही जाएगा। वही हुआ। जब पर्सा ने हमला किया फ्रांस पर, तो फ्रांस ने क्या किया, अपनी सेनाएं जो उसकी रोम के अंदर रिजर्व थी उस सेना को युद्ध में बुला लिया। पीछे से देखा फायदा, और सार्डिनिया ने क्या किया, रोम पर हमला कर दिया, और कम सेना के कारण पोप युद्ध में हार जाते हैं और रोम का प्रदेश भी सार्डिनिया को मिल जाता है। यहाँ करते बात 12 जून 1871 की, तो रोम के अंदर संयुक्त संसद का उद्घाटन होता है, और इस संसद के द्वारा विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर देते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, मैजिनी और कैबूर के साथ साथ यहाँ के राजा विक्टर इमैनुअल ने क्या क्या सहायताएं की थी और परसा ने किस प्रकार से इटली को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर है वो इटली के शासक घोषित कर दिए जाते हैं और इसके साथ इटली का एकीकरण वो कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या समझ में अच्छी आई हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और आप इसे जितने ज़्यादा विद्यार्थियों को पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा क्या है विद्यार्थियों को भला होगा। और मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ वीडियो से क्या है व्यू कम आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि इस बार क्लासें नहीं लगनी। विद्यार्थियों आपको बता दूं मैं कि क्लासें लगेगी और क्लासें जब स्टार्ट होगी तो आप देखना कि फॉर्म भर जाएंगे और आप फिर उस समय आपका समय निकल जाएगा। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि आप जितना हो सके वीडियो देखा करें ताकि आपको आपकी कुछ पढ़ाई तो क्या कवर हो सके। धन्यवाद।